दोस्तों, कल हमने देखा कि युवराज और टीना की शादी हो गई थी। अंजलि दोनों की शादी की मुबारकबाद देने आई, जिसे देखकर सभी चौंक गए। उसके बाद अंजलि ने टीना को बताया कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है, जिसे सुनकर टीना डर गई थी। वहीं दूसरी तरफ मेरिटन होटल में मुकुल, सिकंदर, समीर और रणधीर रावत के साथ मिलकर युवराज को हराने का प्लान बना रहे थे। वहीं युवराज को माही की कोई वीडियो मिली और जिसे देखकर वो गुस्सा हो गया। उधर दिल्ली में राधिका की सर्जरी हो गई थी। वह आईसीयू में बेहोश थी और आदित्य ने डॉक्टर का धन्यवाद किया और वहीं आईसीयू के बाहर बैठ गया। उसके मन में अभी भी हल्की घबराहट थी, लेकिन अब उम्मीद की एक किरण भी दिख रही थी। राधिका जरूर ठीक हो जाएगी, यही सोचते हुए उसने शिवानी की ओर देखा, जो भीगी हुई आंखों से उसे दिलासा दे रही थी। अब आगे आज के 251वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उन्हें उम्मीद थी कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी कोई हर हरकत पर नजर रखे हुए था। कोई अनजान साया जो मुंबई से लेकर दिल्ली तक उनके पीछे लगा हुआ था, उनकी हर खबर किसी और तक पहुंचा रहा था। हॉस्पिटल के बाहर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी और उसकी खिड़कियों के शीशे गहरे रंग के थे। अंदर बैठा आदमी बार बार अपने मोबाइल पर कॉल कर रहा था। उसकी आवाज धीमी लेकिन सीधी हुई थी। फोन के दूसरी ओर कोई और था, जो इस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हाँ, मैं अभी भी उन लोगों पर नजर रखे हुए हूँ, आदमी ने कहा। उसकी निगाहें आईसीयू के बाहर खड़े आदित्य और शिवानी पर टिकी हुई थी। राधिका की सर्जरी हो चुकी है, उसने धीरे से रिपोर्ट दी। डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है और वो जल्दी होश में आ जाएगी। फोन के दूसरी तरफ एक गहरी सांस उस आदमी ने ली और आवाज वो ताकतवर इंसान की थी, जिसे देखकर जैसे ही वो खबर मिली राधिका ठीक हो गई, उसकी खामोशी में एक अजीब सी खुशी छिपी हुई थी। उस आदमी ने हल्के से हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया, इसका मतलब है कि वो बच गई, जिंदा। तुम उस पर नजर रखो और मुझे हर पल की जानकारी देते रहो। मैं अब इस खेल को अगले मोड़ पर ले जाने के लिए तैयारी करूंगा। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? जी सर, मैं हर पल में आपको खबर देता रहूंगा। आदमी ने सिर हिलाया और भले ही फोन के दूसरी तरफ खड़ा व्यक्ति उसे देख नहीं सकता था, दिल्ली की ठंडी रात में उस आदमी के चेहरे पर एक सर्द मुस्कान उभर आई थी। उसने फोन बंद किया और अपने चारों ओर नजर घुमाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। आदित्य और शिवानी अभी भी आईसीयू के बाहर तनाव में खड़े थे, जबकि वह आदमी अब आराम से खड़ा था, जैसा कि उसका काम खत्म हो चुका है। उसके मन में एक योजना थी, एक खतरनाक योजना, जिसका हिस्सा राधिका, शिवानी और आदित्य तीनों बन चुके थे, बिना जाने के उसके साथ क्या क्या होने वाला था। उसके चेहरे पर छल और रहस्य की परछाई छा गई थी। फोन बंद करने के बाद वो धीरे धीरे भीड़ में गायब हो गया, लेकिन उसकी नजरें अब भी टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान जाहिर थी, जो उसने सोचा था और वो धीरे धीरे साकार हो रहा था। आदित्य और शिवानी इस बात की उलझन में थे कि उन्हें हर कदम पर नजर रखी जा रही हो और उनकी हर सांस का हिसाब किसी अनजान के पास था। आदित्य के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई थी। वो आईसीयू के बार बार देख रहा था, मानो उसके दरवाजे के पीछे हर उम्मीद और चिंता को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शिवानी उसके बगल में खड़ी थी और उसकी आंखों में बेचैनी और डर झलक रहा था। उधर फोन के दूसरी तरफ आदमी अब पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने अपने लोगों को अगले कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चालाकी चमक रही थी। उसने सोचा, अब बस सही वक्त का इंतजार है और उसे खत्म करने का वक्त आ जाएगा। उधर सिंघानिया हाउस का एक ऐसा कमरा जहां पर दीवारों में कीमती नकाशी थी, बेशकीमती झूमर झूल रहे थे और चारों तरफ रॉयल्टी चमक रही थी। उस आलीशान कमरे के मध्य में एक सुंदर फूलों से सजी और शाही पलंग सजा गई थी और लाल जोड़े में सजी दजी वहां पर टीना बैठी थी। आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रात थी, उसकी और युवराज की सुहाग रात। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो जीत की खुशी से भर गई थी। आज आखिरकार मैंने सब कुछ पा ही लिया, उसने अपने मन ही मन सोचा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी, वह एक विजेता की तरह महसूस कर रही थी। उसने माही से सब कुछ छीन लिया था, युवराज को और अपनी पहचान को, उसकी जगह को। और भले ही माही अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी छाया अब भी युवराज के दिल में, दिमाग पर मंडरा रही थी। टीना का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया, जैसे उसने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली। लेकिन तभी किसी ने उसकी खुशी के काले बादल ला दिए। उसके दिमाग में अनजाने ही अंजलि की आवाज गूंज उठी, टीना, मुझे सब पता है, कहां से ड्रग आया था और कैसे इस्तेमाल किया गया था। यह सब जैसे बिजली की तरह उसके कानों में गूंजी। उसकी सांस एक पल के लिए थम सी गई। नहीं नहीं, मुझे अंजलि की बातों पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आज ही तो रात मेरी है, सिर्फ मेरी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिमाग का खेल अजीब होता है।
जितना उसे रोकने की कोशिश करो उतना ही वो उन चीजों की ओर भागता है जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। उसका दिल और तेजी से धड़क रहा था और धीरे धीरे उस गिरफ्त में आने लगी थी। उसने याद किया कि कैसे उसने अपनी चालाकी से युवराज को बेहोश किया था और वो रात उसके दिमाग में किसी बुरे सपने की तरह कौंधने लगी थी। लेकिन अंजलि को यह सब कैसे पता चला? टीना ने खुद से सवाल किया। उसका माथा पसीने से भीग चुका था, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसकी उंगलियां पल्लू को कसकर पकड़ चुकी थी और घबरा गई थी। और क्या अंजलि सब कुछ जानती थी? और हाँ, तो क्या वो सबको बता देगी अगर युवराज को सच्चाई पता चल गई तो? उसने सोचा। और क्या उसे अंजलि से मिलकर बात करनी चाहिए? लेकिन फिर उसे याद आया कि अंजलि कितनी शातिर है। नहीं, अंजलि को मैं हल्के में नहीं ले सकती, मुझे कुछ तो करना होगा। उसने खुद को संयमित किया और कमरे के बाहर हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दे गई। वो युवराज था। दरवाजा धीरे धीरे खुला। हल्की रोशनी में युवराज की छवि उभरी। वह अंदर आया, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, कोई चाह नहीं थी। टीना ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसे वहां पर सिर्फ एक खालीपन नजर आया। क्या ये वही युवराज है जिसके लिए मैंने सब कुछ किया? युवराज ने उसकी ओर देखा, लेकिन वह बिना कुछ बोले पलंग के कोने पर बैठ गया। तुम तुम ठीक तो हो? टीना ने हिम्मत जुटाकर पूछा। युवराज ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वह सामने रखी मेज को घूर रहा था। युवराज! टीना ने फिर एक दफा उसको पुकारा। माही! यह नाम सुनते ही उसके होठों पर अनायास सी निकल गया। टीना का दिल डूब गया। अब भी माही! वो खुद को नहीं रोक पाई और झुंझलाकर बोली। युवराज, हम माही नहीं है, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूं। क्या तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकते? युवराज ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरों में एक ठंडापन था जिसने टीना की रूह तक कंपा दी। शादी का मतलब यह नहीं कि दिल भी बदल जाए टीना, युवराज ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक कठोरता थी। टीना को लगा कि जैसे उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया और बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। उसकी उंगलियां बेचैनी से कांप रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि वो जो उसने जो कहा था वो सच में उसकी जीत थी या फिर उसकी हार थी। अगर युवराज माही को नहीं भूल सकता तो मैं क्या करूं? लेकिन इस डर से भी बड़ा एक डर है अंजलि। अगर उसने सच्चाई बता दी तो मुझे कुछ तो करना होगा। उसका मन अब सिर्फ एक ही रास्ता देख रहा था, अंजलि को रोकना। लेकिन कैसे? और वो क्या अपने तरीके पुराने अपनाएगी? और क्या वो फिर से कोई षड्यंत्र रचेगी या फिर इस बार किस्मत उसको वैसा ही धोखा देगी जैसा उसने दूसरों के साथ किया था? कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर की रात की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन टीना के दिल में तूफान मच गया था। रात गहरी होती जा रही थी और युवराज के मन में भी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वीडियो घूम रहा था जो कुछ समय पहले ही किसी अनजान नंबर से आया था। वीडियो में जो दिखा उसे देखकर उसका दिल और दिमाग दोनों सन रह गए थे। माही, माही, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसकी उंगली अब भी फोन की स्क्रीन को कसकर पकड़े हुए थी, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसने जो देखा वो सच था। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द से लाल हो चुकी थी और पूरा शरीर तनाव से भर गया था, जैसे किसी ने उसे अंदर तक झरोड़ कर रख दिया हो। टीना जो उसके बगल में बैठी थी उसे अजीब निगाहों से देख रही थी। उसने महसूस किया कि युवराज की सांसें तेज हो रही थी और मुट्ठियां कस रही थी और वो चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें खिंच आई थी। युवराज, सब ठीक तो है ना? टीना ने धीरे से पूछा। लेकिन युवराज ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी फोन की स्क्रीन को घूर रहा था और आंखों में अविश्वास और क्रोध का संगम था। वो सोच रहा था कि आखिर माही ने उससे इतना बड़ा सच छुपाया क्यों? उसके मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। क्या माही वाकई में मुझे धोखा दे रही थी? अगर हाँ, तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने उसे कभी कोई कारण दिया जो मुझसे ये सच छुपाए? पर एक ऐसा सबसे बड़ा सवाल उसे परेशान कर रहा था। अगर माही को मुझसे इतना ही प्यार था तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? युवराज के दिल में अब तक एक उम्मीद की माही जिंदा हो सकती है, लेकिन ये वीडियो उसकी उम्मीदों पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। अगर माही जिंदा भी हुई तो क्या मैं उसे माफ कर पाऊंगा? उसके दिल में माही के लिए प्यार इतना गहरा था और उतनी ही गहरी चोट भी थी। अब तक युवराज के मन में एक गिल्ट था कि उसने माही के जाने के बाद टीना से शादी कर ली, लेकिन इस वीडियो के उसके गिल्ट को भी धीरे धीरे मिटाना शुरू कर दिया था। जब माही मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती है तो क्या मैं उसके लिए खुद को सजा क्यों दूं? युवराज की सोच बदलने लगी थी। टीना युवराज को देखकर चुप थी और उसने धीरे से युवराज की फोन स्क्रीन का वीडियो देख लिया। वो समझ रही थी कि इस वीडियो में युवराज और माही के बीच कुछ ऐसी खाई बना दी जिसे भरना नामुमकिन था। अब उसे माही के लिए अफसोस नहीं रहेगा, उसने मन ही मन सोचा। टीना को यह देखकर राहत मिली कि युवराज का गिल्ट अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। उसे यकीन हो गया था कि माही ने उसे धोखा दिया है और वह पूरी तरह से माही को भूलकर उसकी ओर मुड़ जाएगा। क्या होगा आगे?
क्या इसके बाद युवराज टीना को अपना लेगा या फिर कुछ और ही हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 252वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। टीना ने जब देखा कि युवराज उसे कोई बात नहीं कर रहा है तो उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में झूठी सहानुभूति थी। युवराज से उसने कहा, युवराज, मुझे पता है कि तुम माही से बहुत प्यार करते हो, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। युवराज ने उसकी ओर देखा, लेकिन आंखों में कोई भाव नहीं थी। इतने में ही टीना ने फिर कहा, माही के बिना भी तुम्हें जिंदगी जीनी होगी युवराज, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। युवराज ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो बस एक गहरी सांस लेकर खड़ा हो गया और खिड़की के पास चला गया। बाहर अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी। खिड़की के बाहर देखते हुए उसने मन ही मन एक कसम खाई, अगर माही ने सच में मुझे धोखा दिया है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। वह अभी इस गिल्ट में जीना नहीं चाहता था। अगर माही ने उसे धोखा दिया था तो वो आगे वो बढ़ेगा, लेकिन क्या सच था? क्या वाकई में माही ने उसे धोखा दिया था या किसी के द्वारा ये रची गई एक नई चाल थी? युवराज को इस सवाल का जवाब खोजना था, लेकिन फिलहाल उसकी आंखों में सिर्फ एक ही भावना थी, गुस्सा। क्या ये गुस्सा सही था? युवराज ने अपने हाथ में रखे फोन को देखा और एक आखिरी बार वीडियो चलाया। माही का चेहरा, वो चेहरा जिसे देखकर वो कभी मुस्कुराता था, आज वही चेहरा उसे दर्द दे रहा था। उसने फोन बंद कर दिया और पलंग पर जा बैठा। टीना ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही सही समय, हम युवराज को पूरी तरह अपना बना लूंगी। लेकिन युवराज के मन में अलग ही जंग चल रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया था और इस सन्नाटे से में कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई कुछ भी एक दूसरे से बात कर सके। तभी पीछे से एक कोमल आवाज आई, युवराज। टीना लाल जोड़े में उसके करीब खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक की खुशी थी, लेकिन चिंता भी थी। वो जानती थी कि वो युवराज की पहली पसंद नहीं थी, लेकिन अब वो उसकी पत्नी थी और इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर मजबूत करना चाहती थी। टीना ने धीरे से युवराज का हाथ पकड़ा। मैं जानती हूँ युवराज, तुम्हारे दिल में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। शायद किस्मत को यही मंजूर था। युवराज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी एक सवाल था, क्या सच में ये उसकी किस्मत ही थी? टीना ने मुस्कुराने की कोशिश की और पास आकर उसके कंधे पर सिर रख दिया। युवराज, मैं जानती हूं कि तुम मुझे अभी तक पूरे तरह से अपनाने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें संभाल सकती हूं। बस एक बार अपने दिल को मेरे लिए खोल कर देखो। युवराज ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन टीना के शब्दों ने उसके भीतर में एक हलचल मचा दी थी। वो महसूस कर रहा था कि वो टूट चुका था और इस समय उसे किसी सहारे की जरूरत थी। शायद ये प्यार नहीं था, लेकिन ये सुकून तो था। टीना ने धीरे से युवराज का हाथ पकड़ लिया और उसे बेड पर बैठा दिया। आज की रात हमारी जिंदगी की पहली रात है युवराज, और मैं चाहती हूं कि ये सिर्फ अतीत की यादों में न बीते, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह हो। युवराज ने टीना की आंखों में देखा और उसकी आंखों में अब नफरत और दर्द की जगह एक अजीब सी शांति थी। टीना धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन यह डर नहीं था, यह एक अजीब सा खिंचाव था। युवराज अब भी अपनी उलझनों में था, लेकिन टीना की नजदीकी उसे एक उस गहरी सोच से बाहर खींच रही थी। बस बस आज रात के लिए सब कुछ भूल जाओ युवराज। टीना ने उसके गालों पर हल्के से उंगलियां फेरी। युवराज ने पहली बार टीना की आंखों में गौर से देखा। वहां कोई छलावा नहीं था, कोई चाल नहीं थी, सिर्फ एक सच्ची चाहत थी और एक सच्चा समर्पण। और धीरे धीरे वो भी अपने उलझनों को परे रखकर इस पल में बहने लगा था। टीना ने हल्के से उसकी ठुड्डी को उठाया और उसके होठ पर अपनी उंगलियां रख दी। शब्दों की जरूरत नहीं है युवराज। फिर उसने धीरे से उसका चेहरा और करीब आ गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की बाहों में समाते गए। जो दरारें थी, जो गम था, और उस पल के स्पर्श को मिटाते चले गए। कब उनकी बातें बंद हुई और कब वे एक दूसरे की गर्मजोशी में खो गए, इसका उन्हें पता ही नहीं चला। रात के किसी पहर में जब ठंडक कमरे में समा रही थी, तब टीना युवराज के सीने से लगी थी और युवराज ने पहली बार उसके बालों को हल्के से सहलाया था। शायद यह प्यार नहीं था, लेकिन यह अपनापन था और एक नई शुरुआत का एहसास था। अगली सुबह कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी। खिड़की के पर्दों पर हल्की हवा हिल रही थी और सूरज की कोमल किरणें अंदर दाखिल हो रही थी। हल्की ठंडक थी, लेकिन बिस्तर की गर्मी अब बरकरार थी। युवराज की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके पलकों पर अब रात की नींद का बोझ था, लेकिन जब उसने हल्की करवट बदली तो उसके हाथ किसी नरम चीज से टकराए। उसने आंखें पूरी तरह खोली तो नजारा उसके सामने था। उसने उसे पूरी तरह से चौंका दिया था। टीना उसके बिल्कुल करीब थी और उसके सीने से लगी हुई थी। उसका चेहरा मासूमियत से दमक रहा था, होठों पर हल्की मुस्कान और उसकी आंखों में युवराज की त्वचा को हल्के हल्के छू रही थी। ये क्या हो गया? युवराज का मन अचानक बीती रात की स्मृतियों में चला गया।
उसने खुद को बुरी तरह से टूटा हुआ पाया। माए की यादें, ये वीडियो और ये दर्द सब कुछ उसे तोड़ रहे थे। लेकिन तभी टीना ने उसे सहारा दिया। उसकी बातों ने, उसके स्पर्श ने, उसके अपनापन ने उसे एक पल के लिए सब कुछ भूलने के लिए जाने दिया था। युवराज को अभी सब याद आ रहा था, कैसे टीना ने उसके दर्द को समझा था और कैसे उसने सहारा दी और कैसे उसने खुद को टीना के हवाले कर दिया। अब भी मन उसका भारी था, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्कापन महसूस हो रहा था। उसने पहले टीना की ओर ध्यान से देखा। इतनी मासूम, इतनी नाजुक, फिर भी इतनी मजबूत लड़की। उसे रात में जो उसे थाम लिया था और टीना ने उसे टूटने नहीं दिया। युवराज को अपनी बहन काव्या की बातें याद आई। युवराज, माही अब नहीं रही, लेकिन जिंदगी अभी बाकी है और टीना, वो तुम्हें संभाल सकती है। कल तक की ये बातें गलत लग रही थी उसको, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि शायद काव्या सही कह रही थी। टीना की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने हल्का से करवट ली और अब उसका नजर युवराज पर पड़ी तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। गुड मॉर्निंग युवराज, उसने धीरे से कहा। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस उसकी आंखों में झांकता रहा। टीना समझ गई कि वो भी उलझन में था। उसने धीरे से युवराज का हाथ थामा। मैं जानती हूँ युवराज, तुम्हारे लिए आसान नहीं, लेकिन मैं यहाँ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। युवराज ने कुछ कहने के लिए होठ खोले, लेकिन फिर बंद कर ली। युवराज उठकर बैठ गया और अपने माथे पर हाथ फेरने लगा। क्या क्या मैं सच में आगे बढ़ सकता हूं? टीना ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। हर कोई अतीत के साथ आगे बढ़ सकता है, और अगर वो खुद को मौका दे। युवराज ने टीना की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पहली बार एक सच्चा अपनापन दिख रहा था। शायद ये नई शुरुआत थी। इधर मुंबई में जब टीना युवराज के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही थी, तभी उधर दिल्ली के मेट्रो हॉस्पिटल में सुबह की हल्की रोशनी आईसीयू की खिड़की के अंदर आ रही थी। मॉनिटर की धीमी बीप और दवाओं की हल्की गंध और मशीनों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। आईसीयू में हल्का सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में भी आशा की एक किरण नई चमक रही थी। राधिका की बेहोशी गहरी नींद से जागने का समय आ चुका था। आईसीयू के बाहर आदित्य और शिवानी दोनों बेचैन खड़े थे। आदित्य बार बार आईसीयू के कांच के दरवाजे पर पार झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो बेचैनी से बार बार अपने हाथों को मल रहा था। कभी जमीन पर पैर पटक रहा था तो कभी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। शिवानी भी कुछ कम परेशान नहीं थी। उसकी आंखें रात भर जागी हुई थी, लेकिन उसकी चिंता उसे थकने नहीं दे रही थी। उसने अपने हाथ से राधिका की पसंदीदा भगवान की मूर्ति पकड़ी हुई थी और धीरे धीरे प्रार्थना कर रही थी। भगवान, बस राधिका को ठीक कर दो जल्दी से। बस एक बार उसकी आंखें खुल जाए। क्यों अब तक कोई बाहर क्यों नहीं आया? आदित्य ने घबराहट में कहा। शिवानी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही सवाल थे। तभी आईसीयू का दरवाजा धीरे से खुला और नर्स बाहर आई। सर, मैम, आपके पेशेंट को होश आ गया है। इन शब्दों को सुनते ही आदित्य और शिवानी की आंखों एक साथ खुशी और राहत की लहर में दौड़ गई। सच? आदित्य के चेहरे पर जैसे अचानक सी जान सी आ गई हो। हाँ सर, आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, वो भी उन्हें ज्यादा बोलने या हिलने डुलने की इजाजत नहीं है। ये सुनते ही शिवानी और आदित्य दोनों लगभग दौड़ते हुए आईसीयू के अंदर चले गए। आईसीयू के अंदर का माहौल ठंडा था। धीमी रोशनी, मशीनों की आवाज और दवाओं की महक अब भी माहौल में समा रही थी। राधिका सफेद हॉस्पिटल के कपड़ों में हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर सर्जरी के ताजा निशान थे और चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी और सांसें अभी भी कमजोरी और दर्द की वजह से धीमी ही थी। जैसे ही शिवानी और आदित्य उसके पास पहुंचे, उसने धीरे से अपनी भारी पलकें खोली। उसकी आंखों में कमजोरी थी, लेकिन जब उसने आदित्य और शिवानी को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। राधिका ने हिलने की कोशिश की। उसने अपना सर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ गया और कांप गए थे और कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी। रा राधि वो मुश्किल से शब्द भी पूरा नहीं कर पाई। शिवानी ने तुरंत आगे बढ़कर उसे थाम लिया। राधिका, प्लीज अभी हिलो मत। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और तुम्हें आराम करना जरूरी है। आदित्य ने भी उसकी हालत देखकर गहरी सांस ली और उसके सर पर हल्का सा हाथ रखा। तुम ठीक तो हो ना? राधिका ने धीरे से सिर हिलाया। उसे गले में अभी भी आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सारे जज्बात बयां कर रहे थे। शिवानी ने धीरे धीरे राधिका की उंगलियों को पकड़ा और रोने लगी। तुम इतना इतना डर क्यों रही हो राधिका? रात भर हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम बस यही सोच रहे थे कि तुम कब जागोगी। तुम्हें पता है तुम कितनी हिम्मती हो। राधिका ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसकी मुस्कान बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें सुकून भी था। कब तक ठीक हो गई राधिका? और आखिर राधिका का रहस्य है क्या?
जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 253वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आदित्य ने उसके बालों को हल्के से सहलाया और कहा, तुम अभी कुछ मत बोलो, बस आराम करो। राधिका ने उसकी तरफ देखा, उसकी उंगलियों को हल्के से दबा दिया, जैसे कह रही हो, मैं यहाँ हूं तुम्हारे पास। डॉक्टर की सर्जरी के बावजूद राधिका अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। उसके चेहरे पर हल्की सूजन थी और शरीर में अभी दर्द भी था। हर सांस के साथ उसके माथे पर पसीना आ रहा था। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। शिवानी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उसकी थकान और चिंता को छिपा नहीं सकी थी। राधिका की आंखों में नमी आ गई। वो कहना चाहती थी कि इस कठिन समय में उन्हें खुद को बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन उसकी आवाज अभी इतनी मजबूत नहीं थी। आदित्य और शिवानी ने पूरी रात जागकर बिताई थी। कल जब राधिका को हालात गंभीर हॉस्पिटल में लाया गया था, तब डॉक्टरों ने कहा था कि सर्जरी जरूरी है और यह काफी जोखिम भरी होगी। उन दोनों ने पूरी रात भगवान से प्रार्थना की कि राधिका सुरक्षित हो जाए, और अब तक वो उसके सामने ही थी। उनकी सारी दुआएं कबूल भी हो चुकी थी। राधिका अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में याद करने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में हल्का सा कंपन हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाई और महसूस किया कि उसका शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन उसका दिल मजबूत था, क्योंकि उसके अपने उसके साथ थे। शिवानी ने एक गिलास पानी उठाया और धीरे से उसकी ओर बढ़ाया। थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें बेहतर लगेगा। राधिका ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे पानी पीने लगी। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर और नर्स कमरे में आए। डॉक्टर ने राधिका की जांच की, उसकी पल्स देखी, ऑक्सीजन लेवल चेक किया और मुस्कुराते हुए बोले, ये बहुत अच्छी बात है कि आप होश में आ गए। अब आपको आराम करना है। हम जल्द ही आपके पूरे चेहरे से पट्टी भी हटा देंगे। राधिका ने धीरे धीरे सिर हिलाया। डॉक्टर के जाने के बाद आदित्य और शिवानी ने महसूस किया कि वो कुछ कहना चाहती थी। क्या हुआ राधिका, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? शिवानी ने पूछा। राधिका ने फिर से अपनी आंखें खोली और आहज से बोला, कोई कोई देख रहा है। आदित्य और शिवानी ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या? कौन? आदित्य की आवाज में चिंता थी, लेकिन राधिका की आंखें फिर से बंद हो गई। आदित्य और शिवानी दोनों अजीब बेचैनी महसूस कर रहे थे। क्या उसने किसी को देखा था? क्या कोई हमारी जासूसी कर रहा था? आदित्य ने आयुष्य के दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शिवानी ने राधिका की बंद आंखें को देखा और उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया। शायद ये सिर्फ दवा का असर है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना होगा। राधिका के धीरे धीरे ठीक होने की शुरुआत हो चुकी थी। आदित्य ने हल्के से शिवानी की ओर देखकर कहा, अब हमें भी कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, पूरी रात जागे हुए हैं। शिवानी ने हल्का सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी राधिका पर ही थी। मैं यहीं रहूंगी जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम जाओ, आराम कर लो। आदित्य मुस्कुराया। तुम हमेशा से ही बहुत जिम्मेदार रही हो। शिवानी हल्के से हंसी। अगर कोई अपना परेशानी में हो तो उसके साथ रहना तो प्यार और दोस्ती की असली पहचान होती है। राधिका ने यह सुना और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी खुशकिस्मत है, उसके पास आदित्य और शिवानी जैसे लोग थे। ठंडी हवा हल्की हल्की चल रही थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले का सन्नाटा हो। हॉस्पिटल के परिसर में हल्का कोहरा फैला हुआ था, जो माहौल को और भी गंभीर बना रहा था। लोग धीरे धीरे जागने लगे थे और सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां दिखने लगी थी। आईसीयू के बाहर एक अजनबी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तरह की बेचैनी थी, मानो किसी के आने का इंतजार कर रहा हो या किसी बड़ी घटना का साक्षी बनने वाला हो। उसकी निगाहें हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ आईसीयू के कांच के दरवाजे पर टिक गई थी, और जहां के राधिका को हल्की झलक मिल गई थी। राधिका धीरे धीरे होश में आ गई थी और उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब तरह की बेचैनी भी थी। जैसे वो उसकी नजर उस अजनबी पर पड़ी, उसने धीमे से अपनी उंगली उस तरफ उठाई, और ये एक बेहद ही धीमी हरकत थी, लेकिन अजनबी को यह साफ नजर आ गया था। उसने अचानक से एक झटके में खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और घबराहट दिख रही थी। वो तुरंत वहां से हट गया और हॉस्पिटल के गैलरी में एक कोने में जाकर छिप गया, और धड़कनें उसकी भी तेज हो गई थी। उसे इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं राधिका ने उसे पहचान तो नहीं लिया था। वो धीरे धीरे अपने मोबाइल फोन को जेब से निकालते हुए दीवार के पास खड़ा हो गया। फोन के कीपैड पर उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने जल्दी से अपने मालिक का नंबर डायल किया और फोन को अपने कान से लगा लिया। फोन की घंटी एक बार बजी और दूसरी ही बार में फोन भी उठ गया। हेलो। दूसरी तरफ से एक गहरी और आवाज आई। सर। उस आदमी की आवाज में घबराहट और उत्तेजना दोनों थी। लड़की को होश आ गया है। ये सुनते ही उसके मालिक की आवाज में एक रहस्यमयी खुशी झलकने लगी। वो जैसे ही किसी बड़े प्लान के सफल होने का और इंतजार कर रहा था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम्हें वही करना है जो हमने पहले तय किया था। बस इस बात का ध्यान रहे
कि कोई गड़बड़ी ना हो। अजनबी के चेहरे पर एक तनाव की रेखा खिंच गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, मैं पूरी तरह से चौकन्ना हूं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मालिक ने ठंडी आवाज में कहा, उसे नजर से हटाना जरूरी है। याद रखना, वो जितना जल्दी ठीक होगी हमारे लिए उतना बड़ा खतरा बन सकती है। तुम जानते हो ना कि हमें क्या करना है। उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, जी जी सर, मैं समझ गया, आप चिंता न करें। मैं उसे ध्यान से देख रहा हूँ, वो अभी आईसीयू में है और जैसे ही सही वक्त आएगा मैं अपना काम कर दूंगा। फोन के कटने के बाद उस अजनबी ने अपनी मुट्ठी कस ली और आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और चेहरे पर पसीने की बूंदें भी आ गई थी। वो जानता था कि जो काम उसे सौंपा गया है वो आसान नहीं था, लेकिन उसे हर हाल में उसे अंजाम तक पहुंचाना ही था। मालिक से गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने चारों तरफ एक नजर डाली, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा था। फिर वो धीरे से आईसीयू के बाहर उस जगह की तरफ आने लगा जहां से वो राधिका को देख सकता था। पर्दे की आड़ से उसने देखा कि राधिका धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिला रही थी, जैसे किसी को इशारा करने की कोशिश कर रही हो। उसके दिमाग में कई विचार कौन गए। क्या राधिका ने सच में उसे देखा था और क्या उसने उसकी पहचान कर ली? उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर राधिका ने एक भी शब्द बोल दिया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और अब वो इंतजार नहीं कर सकता था। उसने फिर से अपने फोन की स्क्रीन देखी और कुछ पल के लिए सोचा। मालिक के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। चेहरा कठोर हो गया। वो जानता था कि उसे अब जल्द से जल्द कोई तो कदम उठाना ही पड़ेगा। राधिका अंदर आईसीयू के अंदर बेड पर लेटी हुई थी। उसकी सांसें धीमी थी लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने जानबूझकर उस आदमी की तरफ देखा था। उसे पता था कि वो उसे देख ही रहा है। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन साथ में एक अज्ञात डर भी उसे घेर रहा था। एहसास उसे हो रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज अभी भी बंद थी और पूरा शरीर कमजोर था। आयुषी के बाहर के माहौल का सन्नाटा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, अजनबी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। बस उसे इस सही वक्त का इंतजार था और उसके चेहरे पर गंभीरता और भय का मिलाजुला भाव था। आखिरकार हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी का हॉर्न बजा, जिसने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। वो आदमी चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि ये बस हॉस्पिटल की एक साधारण गाड़ी थी तो उसने राहत की सांस ली। मगर उसकी नजर अब भी आईसीयू के दरवाजे पर ही थी। राधिका की तरफ से उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं हट रहा था। वो जानता था कि आने वाले कुछ घंटे उसके लिए बहुत अहम होने वाले थे। हॉस्पिटल के गलियारों में हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। आईसीयू के अंदर राधिका अपने बेड पर लेटी थी। उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी थी और आंखें अभी भी थकी हुई थी, लेकिन अंदर हलचल थी। शायद अधूरी यादों की, शायद कुछ खो जाने की, या फिर शायद अनहोनी के डर की। तभी हॉस्पिटल के मुख्य दरवाजे पर एक एम्बुलेंस आकर रुकी। उसमें से स्ट्रेचर पर एक और मरीज को लेकर आया गया और मरीज का चेहरा पूरी तरह से पट्टियों से ढका हुआ था, जिससे उसके हाव भाव का अंदाजा लगाना मुश्किल ही था। नर्सों ने उसे आईसीयू के अंदर लाकर राधिका के पास वाले बेड पर शिफ्ट कर दिया था। शिवानी और आदित्य की नजर उस नए मरीज पर गई। उनके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें उभर आई। ये व्यक्ति कौन था? इसका भी प्लास्टिक सर्जरी हुआ था, ठीक राधिका की तरह। और क्या ये भी किसी सदमे का शिकार हुआ था? पास खड़ी नर्स ने अफसोस भरी आवाज में कहा, कितना बदकिस्मत है ये आदमी। इसका भी एक्सीडेंट हुआ और अब इसे कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर शिवानी और आदित्य दोनों चौकन्ने हो गए। नर्स ने उनकी ओर देखते हुए आगे कहा, इस मरीज की हालात भी इस लड़की की तरह ही है। इसे अपनी पुरानी जिंदगी का कोई बात याद नहीं, लेकिन फर्क यह है कि इस लड़की के पास कोई अपना है जो इसे संभाल रहा है, लेकिन इस बेचारे के पास कोई नहीं। इतना कहते हुए उसने राधिका की ओर इशारा किया, जो अपनी अर्ध चेतना अवस्था में लेटी हुई थी। उसकी आंखों में दर्द की हल्की परछाइयां तैर रही थी। उसे खुद भी कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके पास आदित्य और शिवानी तो थे ही, जो उस दर्द को अपना बना चुके थे। मगर उस नए मरीज के पास कोई नहीं था। और सबसे बुरी बात यह थी कि पैसों की कमी की वजह से उसका इलाज भी अधूरा छोड़ दिया गया था। इसकी प्लास्टिक सर्जरी होनी थी, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण उसे रोक दिया था। अब ना जाने इसका सहारा कौन होगा और क्या होगा इसका। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या वो अजनबी आदमी क्या करेगा उस लड़की के साथ? क्या वो राधिका को नुकसान पहुंचा पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, 254वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नर्स की बातें सुनकर आदित्य के दिल में कुछ हलचल हुई। वो उस अनजान मरीज को गौर से देखने लगा। मन बेचैन हो गया था कि कोई ऐसा इंसान यूं अकेले कैसे रह सकता है। अगर उसके पास पैसे नहीं तो क्या उसकी जिंदगी को यूं ही अधर में लटक जाएगी? क्या उसका इलाज सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पास कोई और संभालने वाला नहीं था? आदित्य ने शिवानी की ओर देखा। शिवानी की आंखों में वही भाव थे, दया, सहानुभूति और करुणा के।
दोनों की आंखें मिली और बिना कुछ कहे ही वे एक दूसरे की भावनाएं समझ गए। अचानक आदित्य खड़ा हुआ। उसकी आंखों में इतनी दृढ़ता थी, आवाज में एक संकल्प था। उसने बिना एक पल गवाए कहा, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? पैसों की वजह से किसी का इलाज नहीं रुकना चाहिए। मैं इस मरीज के इलाज के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूं। शिवानी ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर गर्व और संतोष था। यही आदित्य था, और एक सच्चा और इंसान जो हमेशा दूसरों के दर्द को महसूस करता था। नर्स ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सच में सर, क्या आप इस अनजान आदमी की मदद करेंगे? हाँ, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं किसी की जिंदगी बचा सकूं, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, आदित्य ने बिना हिचकिचाए कहा। नर्स की आंखों में हल्की नमी आ गई। शायद ये पहली बार था जब उसने हॉस्पिटल में किसी अनजान व्यक्ति को दूसरे अनजान व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी मदद करते हुए देखा था। आईसीयू में माहौल एक अजीब सा बदलाव छा गया। अभी कुछ देर पहले तक वहां सिर्फ चिंता और दर्द था, लेकिन अब वहां करुणा और आशा की किरणें भी जगमगाने लगी थी। आदित्य ने आगे बढ़कर नर्स से पूछा, इसकी हालात कैसी है? क्या इसकी सर्जरी जल्द हो सकती है? नर्स ने कहा, अगर तुरंत फंड का इंतजाम हो जाए तो हाँ, डॉक्टर आज ही इसकी सर्जरी कर सकती है, लेकिन आपको पहले फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। जो भी करना पड़े बताइए, मैं इस आदमी की जिंदगी बचाना चाहता हूं, आदित्य ने बिना समय गवाए कहा। शिवानी ने हल्की मुस्कान के साथ आदित्य का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। उसने धीरे से कहा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया आदित्य। सच में तुम जैसे लोग ही इस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। राधिका, जो अब तक सिर्फ सुन रही थी, उसकी आंखों में भी अजीब सी चमक आ गई थी। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि वो कितनी भाग्यशाली है कि उसके पास आदित्य और शिवानी जैसे लोग हैं। अचानक उस अनजान मरीज ने हल्की हलचल की। शायद उसने भी आदित्य की बातें सुनी थी और उसकी आंखों में हल्की नमी छलक आई थी। वो अभी भी अपनी यादों में खो चुका था, लेकिन एक बात उसे महसूस कर रही थी कि वो दुनिया में अकेला नहीं था। कोई था जिसने उसे अपना बना लिया था, बिना नाम जाने, बिना पहचान, और सिर्फ इंसानियत के नाते। आदित्य ने नर्स की तरफ देखा और दृढ़ आवाज में कहा, चलिए, डॉक्टर को जल्दी से बुलाइए। मैं चाहता हूं कि इस मरीज का इलाज बिना किसी देरी और रुकावट के हो। नर्स ने सिर हिलाया और तुरंत बाहर चली गई। आईसीयू में अब एक नई उम्मीद जग गई थी। दर्द और खोई हुई यादों के बीच कहीं न कहीं इंसानियत और प्रेम की रोशनी चमकने लगी। शायद ये जीवन का असली अर्थ था, दूसरों की मदद करना, उनके लिए दर्द को अपना बनाना और हर हाल में आशा बनाए रखना। शिवानी ने हल्की मुस्कान के साथ आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। तुम सच में एक अद्भुत इंसान हो आदित्य। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूं शिवानी, और अगर मेरे फैसले से किसी की जिंदगी बच सकती है तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी, आदित्य ने भी मुस्कुरा कर कहा। शिवानी ने उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। वो जानती थी कि आदित्य हमेशा से ऐसा ही था, दूसरों के लिए खुद को झोंक देने वाला, बिना किसी स्वार्थ के। और वह धीरे से उसके हाथों को थामते हुए बोली, तुम सच में कमाल के इंसान हो आदित्य। पता नहीं अगर तुम न होते तो ना जाने इस गरीब आदमी का क्या होता। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, शिवानी, मुझे नहीं पता कि आदमी कौन है, इसका अतीत क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि किसी की जिंदगी सिर्फ इस वजह से नहीं खत्म होनी चाहिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। ये हमारी सिर्फ इंसानियत एक धब्बा होगा। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी जरूरी चाहिए। शिवानी ने सहमति में सिर हिलाया और उसकी तरफ प्यार से देखा। आईसीयू के दूसरे बेड पर लेटी राधिका धीरे धीरे सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में अब भी धुंधलापन था, यादें अब भी बिखरी हुई थी, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि आसपास जो लोग थे उन्हें निस्वार्थ प्रेम और करुणा से भरे हुए थे। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाने की कोशिश की और हल्की आवाज में आदित्य को पुकारा, आदित्य। उसकी आवाज अभी भी धीमी और कमजोर थी, लेकिन उसमें भावनाएं थी। आदित्य और शिवानी ने तुरंत उसकी ओर देखा और आंखों में हल्की चमक आ गई थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन शब्द नहीं थे। शाह आदित्य ने झुककर उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, तुम बोल सकती हो, तुम ठीक हो ना? राधिका ने मुश्किल से सिर हिलाया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी और उसने पास वाले मरीज की ओर देखा जिसके शरीर पर पट्टियां थी, और उसने भी उसकी याददाश्त खो दी थी। और फिर उसने हल्की आवाज में कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो आदित्य। यह सुनकर आदित्य और शिवानी दोनों भावुक हो गए। शिवानी ने प्यार से राधिका के सिर पर हाथ फेरा और कहा, राधिका, तुम्हें आराम करना चाहिए। अभी बहुत ज्यादा मत बोलो और ज्यादा मत सोचो, तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। लेकिन राधिका की आंखों में अब भी बेचैनी थी। वो उस अनजान मरीज की तरफ बार बार देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। तभी बगल में पड़े उस मरीज ने हल्की हलचल की और उसकी उंगलियां हिली, और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। नर्स जो पास खड़ी थी तुरंत आगे बढ़ी और उसकी जांच करने लगी। डॉक्टर को बुलाना होगा, ये मरीज भी होश में आ रहा है, उसने जल्दी से कहा। यह सुनकर आदित्य शिवानी भी चौकन्ने हो गए।
उन्होंने गौर से उस मरीज को देखा जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही क्षणों में डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ वहां पर पहुंच गए थे। उन्होंने मरीज की जांच शुरू कर दी और एक दूसरे की ओर देखकर सिर हिलाया। ये एक अच्छा संकेत है, डॉक्टर बोले। मरीज को धीरे धीरे होश आ रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों में यह पूरी तरह से जग जाएगा। आदित्य, शिवानी और राधिका तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये सच में चमत्कार जैसा था। पहले राधिका होश में आई और अब ये अनजान मरीज भी धीरे धीरे होश में आ रहा था। लेकिन एक सवाल उसके मन में गूंज रहा था, आखिर ये आदमी था कौन? डॉक्टर ने मरीज की जांच के बाद कहा, अगर इसकी सर्जरी के लिए तुरंत पैसे की व्यवस्था हो जाती है तो हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। यह भी आपके द्वारा किए गए दान की वजह से ही संभव होगा, मिस्टर आदित्य। यह सुनकर आदित्य की आंखों में संतोष छलकने लगा। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि इसे सबसे बेहतरीन इलाज मिले। जितनी भी जरूरत हो बताइए, मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। इस आदमी को नई जिंदगी मिलनी चाहिए। शिवानी ने आदित्य की तरफ देखा, हल्की मुस्कान दी। राधिका ने भी मुश्किल से सिर हिलाया। उसे अब भी याद नहीं आ रहा था कि वो कौन थी, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि सही लोगों के बीच थी। हॉस्पिटल में सुबह की रोशनी अब पूरी तरह से फैल चुकी थी। आईसीयू के अंदर दो मरीज अब भी अपनी यादों में समेटने की कोशिश कर रहे थे। एक राधिका, और जिसकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा हिस्सा अंधकार में डूब गया था। दूसरा वो अनजान मरीज जो पूरी तरह से अकेला था, लेकिन अब किसी ने उसे अपना बना लिया था। आदित्य ने हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर देखा। सूरज पूरी तरह से उग गया था। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ आदमी नहीं बल्कि अपने अंदर की इंसानियत की भी रक्षा कर रहा था। शिवानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आदित्य, शायद भगवान ने तुम्हें इस आदमी की जिंदगी के लिए भेजा है ताकि इसे एक और मौका मिल सके। आदित्य ने उसकी बात सुनकर धीरे से जवाब दिया, शायद, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। यह हमारी असली पहचान है। उस दिन आईसीयू में सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि इंसानियत की भी सर्जरी हो रही थी। एक ऐसी सर्जरी जिसमें करुणा, दया और प्रेम का दिल छू देने वाला स्पर्श दिख रहा था। लेकिन इधर सिंघानिया हाउस में हल्की ठंडी हवा कमरे में वातावरण को ताजगी से भर गई थी और युवराज के मन में किसी प्रकार की शांति नहीं थी। उसका मन अभी भी बीती रात की घटनाओं में उलझा हुआ था। बेड पर उसकी नई नवेली दुल्हन टीना अभी भी नींद में थी, लेकिन युवराज की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वो बिस्तर से उठकर सीधे वॉशरूम चला गया। ठंडे पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारते ही उसके मन में फिर से वही सवाल उठ खड़े हुए, क्या मैंने सही किया? क्या टीना के साथ इतना करीब आना मेरे लिए सही था? उसकी आंखों के सामने फिर वही वीडियो घूम गई जो कल रात को उसके हाथ लगी थी। उसकी मृत पत्नी माही, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उस वीडियो ने सब कुछ बदल दिया था। वो शीशे में अपनी आंखों में झलकते दर्द को देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें नफरत की आग में भड़क रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया माही? मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। युवराज की मुट्ठियां धीरे धीरे कस रही थी। उसके अंदर का दर्द, गुस्सा और पछतावा, नफरत का अजीब सा मिश्रण सामने आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और वॉशरूम के बाहर आ गया। जैसे वो कमरे में लौटा, टीना भी नींद से जग चुकी थी। उसने अलसाए हुए स्वर में कहा, युवराज, इतनी सुबह उठ गए? युवराज ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में ठंडापन था और वो एक ही शब्द बिना बोले आगे बढ़ा और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। टीना ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वो समझ गई थी कि वो फिर से किसी गहरी सोच में डूब गया है। शायद फिर से माही के बारे में सोच रहा हो। ये सोचकर उसका दिल हल्का सा धड़कने लगा। उसने खुद को शांत किया और बिस्तर से उठकर वॉशरूम में चली गई। युवराज फिर से उस गहरी सोच में डूब गया था। क्या था ऐसा उस वीडियो में? क्या देख लिया था ऐसा युवराज ने? क्या वीडियो का सच्चाई कभी सामने आएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 255वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। टीना वॉशरूम में चली गई थी और युवराज बालकनी में खड़ा समंदर की ओर देख रहा था। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी उसके मन की उलझनों से भी कहीं ज्यादा शांत लग रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने धीरे से स्क्रीन की ओर देखा और चंदन का कॉल आ रहा था। युवराज की सांसें कुछ तेज हो गई। उसे पता था कि चंदन और वसीम अभी भी माही के मामले की तहकीकात कर रहे थे। उसकी आखिरी उम्मीद यही थी कि शायद माही अभी भी जिंदा हो। उसने झट से फोन उठाया। हाँ चंदन, बताओ क्या पता चला? फोन के दूसरी तरफ से चंदन की आवाज आई। सर, हमने उन दोनों लोगों को पकड़ लिया है जिन्होंने माही मैडम को एक्सीडेंट के बाद वहां से उठाया था। ओह, जल्दी से बताओ फिर आगे क्या हुआ? क्या कह रहे हैं वो लोग? युवराज का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने बेचैनी से पूछा। चंदन की आवाज में गंभीरता थी। सर, उन दोनों ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही माही को जंगल के किनारे में फेंक दिया था। वहां से पुलिस को उसकी बॉडी मिली और उसके बाद का सब कुछ आपको पता ही है।
आपने खुद हॉस्पिटल जाकर उसकी पहचान की थी। युवराज के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसकी आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो रोया नहीं। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसे जैसे लगा कि दिल में एक बड़ा गड्ढा हो गया हो। माही क्या सच में मर चुकी है? अब मैं उससे कभी नहीं पूछ पाऊंगा कि उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया। युवराज का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, अब वो दोनों है कहां? चंदन ने तुरंत कहा, सर वो दोनों अभी भी वसीम की पकड़ में हैं। युवराज ने कुछ देर सोचा और उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने आगे कहा, वो दोनों माही के गुनहगार हैं, उन्हें मार दो। चंदन दूसरी तरफ से चुप हो गया, लेकिन उसे यकीन था कि युवराज यही कहेगा। उसने बस इतना ही कहा, ठीक है सर, हम उसे आज ही खत्म कर देंगे। युवराज ने फोन काट दिया। फोन कटते ही उसने अपने हाथ की उंगलियों को देखा कि हल्की हल्की कांप रही थी। उसने अपने बालों में उंगलियां फेरी और सांस ली। माही अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन अब उसका बदला लेने से भी क्या फायदा? वो खुद से ही सवाल कर रहा था, लेकिन उसका दिल जवाब देने के लिए तैयार भी नहीं था। टीना वॉशरूम के बाहर आ चुकी थी। उसने देखा कि युवराज की आंखों में अजीब सा खालीपन था और धीरे धीरे आकर उसने पास से आकर पूछा, युवराज, क्या तुम ठीक तो हो? युवराज ने उसकी तरफ देखा। आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने बस हल्की मुस्कान दी और कहा, हाँ मैं ठीक हूं। लेकिन वो जानता था कि वो ठीक नहीं है। उसके दिल में अब सिर्फ दो ही चीजें बची थी, एक अधूरी मोहब्बत की कड़वी यादें और एक गहरी नफरत जो उसे अंदर तक जला रही थी। अब सब खत्म हो चुका है। माही हमेशा के लिए जा चुकी है, उसने खुद से ही कहा। लेकिन मन इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी उसका फोन फिर से बजा। इस बार जब उसने स्क्रीन की ओर देखा तो उसके माथे की लकीरें गहरी हो गई। नैतिक। नैतिक का इस वक्त फोन करना कोई आम बात नहीं थी। जब उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से नैतिक की घबराई हुई आवाज आई, युवराज सर, आपको अभी के अभी ऑफिस आना होगा, यहां बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। नैतिक की आवाज में घबराहट और तनाव साफ झलक रहा था। युवराज ने अपनी सांसें रोक ली और पूछा, अब क्या हुआ नैतिक? क्या समस्या आ गई अब? अभी सर फोन पर नहीं बता सकता, बस आप जल्दी से यहां पर आ जाइए, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। नैतिक ने जल्दी से कहा। युवराज ने एक पल में सोचा और फिर जवाब दिया, ठीक है, मैं निकल रहा हूं। फोन करते ही युवराज ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और अपने बिजनेस सूट में तैयार हो गया। टेना ने उसको इस हड़बड़ी में देखते हुए फिर से पूछा, क्या हुआ युवराज, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? उसने टीना की बात को पूरे बता दिया और सीधे ही अपनी कार की चाबियां उठाकर अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। कार की तेज रफ्तार के साथ युवराज के मन में कई सवाल घूमने लगे थे कि आखिर ऐसा ऑफिस में हो क्या गया था जो नैतिक इतनी घबराहट में था। क्या किसी ने कंपनी में कोई खिलाफ दोबारा से कोई चाल तो नहीं चलती? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर तेज हो गई थी। मुंबई की वह सड़कों के बीच गाड़ियों की भीड़ थी, और लेकिन युवराज को सिर्फ अपने ऑफिस पहुंचना था और शायद एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि पूरे फ्लोर पर माहौल बदला हुआ था। हर कोई इधर उधर भाग रहा था और स्टाफ के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। युवराज सीधे अपने कैबिन की ओर बढ़ा, जहां पहले से नैतिक उसका इंतजार कर रहा था। नैतिक के माथे पर पसीना आ गया था। जैसे ही उसने युवराज को देखा वो तेजी से उसकी ओर बढ़ा। युवराज सर, बहुत बड़ी मुसीबत है, नैतिक ने जल्दी से कहा। युवराज ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा और कहा, नैतिक, आराम से बताओ कि आखिर हुआ क्या है। नैतिक ने गहरी सांस ली और कहा, सर, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हेराफेरी हुई। किसी ने हमारे अकाउंट से करोड़ रुपए गायब कर दी। क्या? यह कैसे हो सकता है? युवराज के चेहरे के भाव सख्त हो गए। हमें आज ही पता चला सर। जब हमारी ऑडिट टीम ने रिपोर्ट निकाली तो हमें समझ में आया कि पिछले एक महीने में धीरे धीरे पैसा गायब किया जा रहा था, लेकिन यह सिर्फ इतनी सफाई से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। युवराज का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। एक महीने पहले यही वो वक्त था जब माही के साथ मेरा रिश्ता खराब हो रहा था। क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है? उसने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, क्या अभी तक कुछ पता चला है कि एक काम किसने किया है? शायद कोई अपना ही आदमी इसमें शामिल है सर, लेकिन हमें अभी तक सही नाम नहीं पता चला है। युवराज ने फिर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए ठंडे स्वर में कहा, नैतिक, जल्दी से जल्दी हमें पता लगाना ही होगा। नैतिक ने धीरे से युवराज की ओर देखा और कहा, युवराज सर, मुझे शक है कि यह किसी बाहरी आदमी का काम नहीं, बल्कि यह साजिश अंदर से रची गई है। युवराज की आंखों में गुस्सा चमक उठा। मतलब हमारे ही किसी आदमी ने हमें धोखा दिया? हाँ सर, अगर हमने कुछ जल्दी नहीं किया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
नैतिक ने सिर हिलाकर कहा। युवराज ने गहरी सांस ली और कहा, जिसने भी किया है वो बहुत चालाक है और बहुत चालाकी से काम कर रहा है। हमें अब भी उसकी चालाकी से इसका हल निकालना होगा। वो कुर्सी से उठा और खिड़की के बाहर जाकर देखने लगा। वहीं दूसरे और युवराज का जीजा कुणाल गिल किसी से मिलने जुहू बीच पर स्थित एक विले में किसी और से मिलने के लिए जा रहा था। वो अपनी कार से नीचे उतरा और एक बड़े आलीशान विला की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर तनाव था और आंखों में बेचैनी और असमंजस भरी हुई थी, जैसे वो किसी बड़ी उलझन में फंसा हुआ हो। तेज कदम चलने के बावजूद भी मन में चल रही उथल पुथल के कारण उसकी चाल में एक अजीब सी हिचकिचाहट भी थी। क्या ये सही फैसला है? अगर वो काव्या को पता चला तो? अगर युवराज ने मुझे पकड़ लिया तो? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन एक लालच था जो इन सभी सवालों को दबा रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे खुद का बिजनेस सेट करना है, और अगर मेरे साले और मेरी पत्नी मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे किसी और का सहारा लेना ही पड़ेगा। वो जैसे ही विला के गेट तक पहुंचा, एक वेटरन स्टाइल सूट पहने नौकर ने दरवाजा खोला और बिना कोई सवाल किए उसे अंदर आने का इशारा किया। कुणाल अंदर चला गया। विला का इंटीरियर इतना बेहद शाही था, बड़े झूमर और लकड़ी से बनी महंगी फर्नीचर और एक रहस्यमय सन्नाटा। वो आगे बढ़ा तो नौकर ने उसे कमरे तक लेकर गया। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन अंदर का कोना एक पूरी अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने आंखें सिकोड़कर अंदर में बैठी विकृति को देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अंधेरे में बैठे उस शख्स की भारी आवाज गूंजी, आओ कुणाल, आओ, बैठो। कुणाल ने थोड़ी घबराहट के साथ सामने लगे सोफे पर बैठने की कोशिश की। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थी और माथे पर पसीने की बूंदी भी चमकने लगी थी। तभी एक खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र 25-26 साल होगी, एक ट्रे में कमरे में दाखिल हुई और उस ट्रे में 2 गिलास थे, एक वाइन का और दूसरा विस्की का। उस लड़की ने बिना कुछ कहे ट्रे कुणाल के सामने रख दी। कमरे में रहस्यमय और गंभीर हवा को देखते हुए कुणाल ने कांपते होठों से विस्की का गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी गया। तभी फिर से आवाज आई, इतना घबराओ मत कुणाल, हम यहां सिर्फ तुम्हारे और अपने फायदे की बात करने आए हैं। कुणाल ने अपनी घबराहट को काबू में पाने की कोशिश की और आवाज की दिशा में देखा और कहा, पहले तुम बताओ कि कौन हो और तुम मुझसे चाहते क्या हो। अंधेरे में बैठी आकृति हंसी, मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी। एक दूसरे की मदद से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कैसी मदद? कुणाल की आंखों में अब भी सवाल थे। तभी वो शख्स थोड़ा आगे झुका, जैसे उसके चेहरे पर आधा हिस्सा हल्की रोशनी में आ गया। उसने एक दमदार आवाज में कहा, मुझे सिंघानिया ग्रुप की जानकारी चाहिए। क्या? हाँ, मुझे सब कुछ चाहिए। युवराज कौन कौन से टेंडर कर रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कौन उसे खास लोग हैं और कौन उसके खिलाफ जा सकता है। लेकिन लेकिन ये सब मैं कैसे करूंगा? कुणाल अब और ज्यादा घबरा गया था। शख्स ने ठंडी हंसी भरी आवाज में कहा, तुम्हारी मदद के बिना तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा कुणाल। तुम खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी काव्या तुम्हारी मदद नहीं कर रही। तुम्हारा साला युवराज तुम्हें कभी बड़ा आदमी नहीं बनने देगा। वे तुम्हें हमेशा छोटे पद पर रखना चाहते हैं ताकि तुम उन पर निर्भर रह सको। यह सुनते ही कुणाल की आंखें भी गुस्से से भर गई। ये तो सच है, उसने मन ही मन सोचा। वो शख्स आगे फिर बोला, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए, पैसा, पावर, इज्जत। बस मुझे सिंघानिया ग्रुप की अंदरूनी जानकारी ला कर दो। अगर मुझे पकड़ लिया तो? कुणाल ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और ना ही तुम्हें कोई पकड़ पाएगा। मैं हर एक राज के बदले तुम्हें मोटी रकम दूंगा और तुम आसानी से यह काम कर सकोगे। कुणाल ने गहरी सांस ली और अपने आप में सोचने लगा और उसने कहा, मुझे सोचने का समय चाहिए। उस शख्स ने हल्की हंसी भरी आवाज में फिर कहा, समय बहुत कीमती होता है कुणाल, लेकिन तुम्हारे लिए एक रात है। कल सुबह तक मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। कुणाल ने सिर हिलाया और उठकर बाहर निकल गया। जैसे वो विला से बाहर निकला, उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल उमड़ने लगे। क्या उसे वो काम करना चाहिए? क्या वो उसके लिए सही होगा? और अगर उनको पता चल गया तो? लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि ये क्या मौका सही है? वो बड़ा आदमी बनने का मौका कहीं हाथ से छूट तो नहीं जाएगा? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या कुणाल राजी हो जाएगा या फिर नहीं होगा? क्या कुणाल साजिश में शामिल होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें वीडियो पर और लाइक जरूर कर दें।